का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। खुले आकाश के नीचे अपनी कमाई छोड़ देता है, मठा से पेट भरता है, मलाई छोड़ देता है। अगर तुम झूठ भी कह दो मवेशी खेत में तेरे, कड़कती ठंड में झट से रजाई छोड़ देता है। सुरेंद्र सार्थक की ये पंक्तियाँ किसानों के प्रति सम्मान दर्शाती हैं और हम भी ससम्मान आप सभी का स्वागत करते हैं भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार। मैं हूँ आपके साथ चंचल। किसान भाइयों, आज हम कृषि दर्शन में बात करेंगे सरसों फसल से संबंधित, मगर उससे पहले आइए देखते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं खेती से जुड़ी आज की खास खबरें। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने कहा, लाभ के लिए मार्केटर बने किसान, जैविक खेती अपनाकर घटाएं विष की खपत। भेड़ बकरी किसानों की आजीविका का सशक्त माध्यम और सरसों में करें चेपा कीट का प्रबंधन। कोटा कृषि महोत्सव और प्रदर्शनी कार्यक्रम में देश भर से कई स्टार्टअप ने हिस्सा लिया। महोत्सव को केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने संबोधित किया। किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक से रूबरू कराने और कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय के द्वारा कोटा दशहरा मैदान में कृषि महोत्सव और प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस स्टार्टअप मेले में राजस्थान के साथ साथ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार सहित देश के कई स्टार्टअप ने भाग लिया। महोत्सव में नवाचारी किसानों, सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों के द्वारा कृषि उत्पादों से जुड़ी प्रदर्शनी लगाई। केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कृषि महोत्सव और प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन किया। केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि किसान आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग करके अपनी आय दोगुना कर सकते हैं। किसानों को अब मार्केटर बनने की जरूरत है। सरकार की अनुदान योजना का लाभ लेकर कृषि आधारित अपने उद्यम शुरू करें। अपनी उपज से प्रसंस्कृत उत्पाद तैयार करें, इससे आमदनी में बढ़ोतरी होगी। कार्यक्रम को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ड्रोन तकनीक किसानों के लिए उपयोगी है। ड्रोन के उपयोग पर सरकार अनुदान दे रही है। कृषि लागत कम करने और कृषि रसायन के समुचित उपयोग के लिए ड्रोन काफी कारगर है। कार्यक्रम को कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने भी संबोधित किया। महोत्सव में किसानों के लिए वैज्ञानिक प्रशिक्षण का भी आयोजन किया गया। नाशी जीव प्रबंधन केंद्र जयपुर के द्वारा आईपीएम तकनीकों पर किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में किसानों को कीट रोग प्रबंधन के जैविक तरीकों के बारे में बताया गया। आईपीएम तकनीक पर 2 दिवसीय किसान अभिरुचि प्रशिक्षण कार्यक्रम अजमेर जिले के जालिया गांव में आयोजित किया गया। केंद्रीय एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन केंद्र जयपुर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में किसानों को आईपीएम तकनीक जैसे फेरोमोन ट्रैप, नीम आधारित कीटनाशक और जैविक खेती के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में केंद्र की उपनिदेशक डॉक्टर वसुधा गौतम ने कहा कि जैविक खेती और आईपीएम तकनीक को अपनाकर किसान कृषि रसायन लागत ही नहीं, खेत से कृषि रसायन को भी दूर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जहरीले रसायन का प्रभाव भूमि, पानी, किसान मित्र कीट, पक्षी, इंसान और पशुधन पर भी पड़ रहा है। केंद्र वनस्पति संरक्षण अधिकारी श्री राम डिडेल ने भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए खेत में पक्षियों के लिए मचान बनाने की बात किसानों से कही। सहायक वनस्पति संरक्षण अधिकारी श्योराम और अनिल कुमार ने जैविक नियंत्रण विधि 5% नीम अर्क खेत में तैयार करने के बारे में किसानों को समझाया। कार्यक्रम में लगभग 10 कृषि स्नातक, 15 आदान विक्रेता, 32 किसानों और 13 कृषि अधिकारियों ने भाग लिया।
CSWRI के निदेशक डॉक्टर अरुण कुमार तोमर ने किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम में कहा कि भेड़ बकरी और खरगोश पालन से लघु सीमांत किसान अपनी आजीविका को बढ़ा सकते हैं। केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर के द्वारा 5 दिवसीय किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। TSP योजना के तहत आयोजित इस प्रशिक्षण में किसानों को भेड़, बकरी और खरगोश पालन की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के समापन मौके पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर अरुण कुमार तोमर ने कहा कि भेड़ बकरी पालन ATM के समान है। संस्थान अकाल के सच्चे साथी पशुपालकों के उत्थान के लिए लगातार अनुसंधान कर रहा है। मालपुरा भेड़, पाटनवाड़ी भेड़, अविशान भेड़, खरगोश की आधा दर्जन प्रजातियों, सिरोही बकरी, भेड़ बकरियों के लिए चारे की बर्फियां बनाकर पशुओं को स्वस्थ बनाने सहित पशुपालकों के उत्थान में कार्य कर रहा है। प्रशिक्षण में 25 किसानों ने भाग लिया। किसान भाइयों, सरसों की फसल को रस चूसक कीट नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें चेपा कीट प्रमुख है। उचित रसायनों के छिड़काव से इस रोग का नियंत्रण संभव है। इस कीट के शिशु और प्रौढ़ पौधे की पत्तियों, फलियों का रस चूसकर कमजोर करते हैं। साथ ही रस चूसते समय पत्तियों पर मधुस्राव भी करते हैं। इस मधुस्राव पर काले कवक का प्रकोप हो जाता है। इस कीट का प्रकोप जनवरी से लेकर मार्च तक बना रहता है। इस कीट की रोकथाम के लिए किसान भाई एसिटामिप्रिड 20%, SP 500 ग्राम या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL 150 मिलीलीटर को 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर में सायकाल में छिड़काव करें। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि आज हम सरसों फसल से संबंधित बात करेंगे। जी हाँ, सरसों फसल में इस समय कौन सी उन्नत कृषि क्रियाएं हमें करनी चाहिए, किस तरीके से हमें अपनी सरसों फसल को कीड़े बीमारियों से बचाना चाहिए, इस विषय पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं डॉक्टर पंकज शर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय, सेवर, भरतपुर से। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। जैसा कि आज का हमारा विषय है डॉक्टर साहब कि हम बात कर रहे हैं सरसों में उन्नत कृषि क्रियाएं, समसामयिक गतिविधियां और कीट रोग प्रबंधन की। इस समय वर्तमान में जहां ठंड भी काफ़ी है, तो कौन कौन से रोग हमारे सरसों की फसल में लगने की संभावनाएं हैं, बताइए। किसान भाइयों, देखिए, इस समय पूरे प्रदेश में सरसों की फसल अपने पूरे शबाब पर है और सरसों में लगभग फूल आने की अवस्था चल रही है। साथ ही कुछ जगह पर जहाँ पर जल्दी बुआई की गई है, उस जगह पर किसान भाइयों के यहाँ फलियाँ भी बन रही हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि मौसम कई बार ऐसा अनुकूल होता है कीट और बीमारियों के लिए, वो बहुत ज़्यादा सरसों की फसल में नुकसान पहुंचा देता है। इस समय जो प्रमुखता से कीट रोग इस समय दिखाई दे रहे हैं, उन रोगों में सफ़ेद रोली एक प्रमुख रोग है और साथ ही एक दूसरा जो प्रमुख रोग है वह तनागलन है। इनका प्रकोप इस समय किसान भाइयों के खेतों में बहुत ज़्यादा रहता है। जी डॉक्टर साहब, बात करें, आपने कहा कि सफ़ेद रोली और जो है तनागलन रोग बहुत ज़्यादा समस्या पैदा करता है सरसों की फसल में। सबसे पहले जानना चाहेंगे हम रोली रोग के बारे में। ये किस तरह फैलता है, इसको किस तरह पहचाना जा सकता है और सबसे बड़ी बात, इसका निदान किस तरह किया जा सकता है, बताइए। सफ़ेद रोली एक प्रमुख रोग है सरसों की फसल में और जैसे ही तापमान कम होने लगता है, यानी मध्य दिसंबर से लेकर के दिसंबर के अंत तक ऐसा तापमान आने लगता है जिसमें तापमान में कमी होती है, सूर्य निकलने की अवधि होती है वह भी कम हो जाती है, आर्द्रता बढ़ जाती है। तो ऐसे अनुकूल मौसम में सफ़ेद रोली रोग का प्रकोप होता है। पत्तों के निचले जो पत्ते रहते हैं उनके ऊपर की तरफ पीलापन दिखाई देता है और इस पीलापन के नीचे की तरफ जब आप पत्ती के देखते हैं तो सफ़ेद सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं, जो कि आपको ऐसे लगेगा कि स्फोटक जैसे थोड़े थोड़े से फूले हुए और उनके ऊपर थोड़ा सा हल्का हल्का सफ़ेद उसके ऊपर से झड़ता हुआ पाउडर दिखाई देगा। ये सफ़ेद रोली की प्रमुख लक्षण है। धीरे धीरे यह रोली रोग
पौधे के तने के अंदर समावित हो जाता है और जैसे जैसे फूल आने की अवस्था रहती है या जैसे जैसे आगे चल कर के अगर अनुकूल मौसम रोग के लिए रहता है तो आगे चल कर के फलियों के स्थान पे कुछ विकृत रचनाएं बनने लगती हैं, जिनको किसान भाई जलेबी बनना बोलते हैं या कई स्थान पर उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे हम लोग स्टैग हेड के नाम से जानते हैं और इसके अंदर जब इस प्रकार के स्टैग हेड इस सफ़ेद रोली रोग की वजह से बनने लगते हैं तो उसके अंदर फिर किसी भी प्रकार के फली में दाने नहीं बन पाते हैं और यह कुल मिलाकर के फसल के अंदर लगभग 30 से 60% तक नुकसान सफ़ेद रोली रोग से अधिकता होने पर होने लगता है। अगर हम प्रबंधन की बात करते हैं कि किस प्रकार से हम प्रबंधन करें, शुरुआती अवस्था में जब आपने बीज की बुआई की होगी उस समय अगर आपने एप्रोन 35 HD नामक अगर फफूंदीनाशक से बीजोपचार किया होगा बहुत उत्तम है, परंतु किसी कारण से आपने बीजोपचार नहीं किया है या बीजोपचार के बाद में भी अगर सफ़ेद रोली रोग का प्रकोप रह रहा है तो ऐसी अवस्था के अंदर आपको शुरुआती अवस्था में आपको रिडोमिल MZ नामक एक फफूंदीनाशक है जिसे 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना करके छिड़काव करना है। चूँकि रोग का प्रारंभ पहले हो चुका है, अगर किसान भाइयों ने अगर रिडोमिल का एक छिड़काव कर दिया है, रोग नियंत्रण में है, तो आपको दूसरे छिड़काव की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लंबे समय से मौसम ठंडा हो रहा है, अगर सफ़ेद रोली फिर भी बढ़ रहा है या किसी कारण से किसान भाइयों ने एक भी छिड़काव नहीं किया है तो इस समय अगर आप एक रिडोमिल MZ नामक जो फफूंदीनाशक है उसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से अगर घोल बना करके छिड़काव करते हैं तो आगे चल करके आपको सफ़ेद रोली रोग से जो नुकसान होगा फसल में उससे बचाव हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, बात करें तना गलन की, अगर इस समय के मौसम को देखा जाए वायु में पर्याप्त नमी है और पाले से बचाव के लिए भी किसान पानी अपने खेतों में दे रहा है, ऐसे में तना गलन की संभावनाएं क्या बढ़ जाती हैं और अगर बढ़ जाती हैं तो पहचान किस तरह होगी और किस तरीके से किया जाएगा उसका निदान, ये भी बताइए। आपने बहुत ही एक सही समय पर एक सही सवाल लिया है और यह क्योंकि किसान भाइयों को ये भी पता है कि पाला जब पड़ता है तो किसान भाई सिंचाई करते हैं, परंतु सरसों की फसल में हम सिंचाई के प्रबंधन के बारे में आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि तना गलन रोग का प्रकोप दिसंबर के अंत से शुरू होता है और इसके लिए जो अनुकूल मौसम होता है उसमें अधिक आर्द्रता रहती है। सूर्य निकलने की जो अवधि है यानी जो दिन में कम से कम 5-6 घंटे सूर्य निकलना चाहिए, उसकी जगह कई बार ऐसा रहता है कि 1-2 घंटे कोहरा रहता है। ये सब परिस्थिति, तापमान कम रहता है, इन सब को मिला करके तना गलन रोग का प्रकोप होता है। ये फफूंदी जनित एक रोग है जिसके अंदर शुरुआती लक्षण आपको तने के ऊपर हल्के हल्के से सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं और यह धब्बे जो फफूंदी की वजह से होते हैं, यह फफूंदी धीरे धीरे करके पूरे तने से अपना पोषण लेने लग जाती है और जब पोषण इसमें से ख़त्म हो जाता है तो छोटी छोटी काले रंग की संरचनाएं होती हैं, वह तने के अंदर बन जाती हैं जिन्हें हम स्क्लेरोसिया कहते हैं। और ये स्क्लेरोसिया लंबे समय तक, जहाँ पर हर बार उसी खेत में बार बार सरसों की फसल ली जाती है, वहाँ पर इनकी संख्या बढ़ती रहती है और कई बार जब ऐसा अनुकूल, जब लंबे समय तक कोहरा रह रहा है या सूर्य नहीं निकल रहा है तो ऐसी अवधि के अंदर यह तना गलन रोग बहुत अधिक प्रकोप करता है। आगे चल कर के किसान भाई इस समय इस रोग की पहचान नहीं कर पाते हैं और जब पकाव होता है, सरसों की फसल में जब पकाव शुरू होता है उस समय आपको खेत में जगह जगह पर पौधे टूटे हुए या खड़े हुए सूखे दिखाई देते हैं। यह तना गलन का एक प्रमुख लक्षण किसान भाई पहचान पाते हैं। परंतु इस समय जब पौधे टूट जाते हैं उस समय फिर किसी भी प्रकार का अगर हम फफूंदीनाशक का छिड़काव करते हैं तो उससे किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होता है। तो किसान भाइयों, यही उपयुक्त समय है जब आप तना गलन रोग की पहचान करके और इसका नियंत्रण कर सकते हैं। नियंत्रण के लिए तना गलन हेतु आप शुरुआत में बीज के ऊपर बीजोपचार करें। कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से आपको बीज उपचारित करना है और या फिर आपको इस समय जब आपको लगता है कि तना गलन रोग का प्रकोप शुरू हो गया है उस समय आपको कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना करके इसका छिड़काव फूलों के ऊपर करना है। जी डॉक्टर साहब, अपन ने बात की और आपने कहा कि हम सिंचाई प्रबंधन की भी बात करेंगे और फसलों में जो पानी है उसकी ज़रूरत हमेशा बनी रहती है या यूँ कहें फसलों की मूलभूत आवश्यकता में सिंचाई तो आती ही है। सरसों की फसल की बात की जाए, सिंचाई प्रबंधन किस तरह करना है और कितना ज़रूरी है, ये भी बताइए। किसान भाइयों, सरसों की फसल बहुत अधिक पानी चाहने वाली फसल नहीं है, जैसा कि आप लोगों को पता है और आपने पहली सिंचाई लगभग 35 से 40 दिन पे की भी होगी। लेकिन दूसरी सिंचाई का प्रमुख कारण जो मैं बताना चाहूँगा वो यह है कि सफ़ेद रोली और तना गलन रोग, इन दोनों रोगों में ही जितना आप सिंचाई करेंगे इस समय
उतनी ज़्यादा रोगों की अधिकता रहेगी। तो सिंचाई प्रबंधन की अगर हम बात करें तो जहाँ पर भारी मृदा है, यानी जहाँ पर पानी की ज़्यादा अधिक आवश्यकता नहीं है, ज़मीन की मृदा में पानी सहन करने की शक्ति अधिक है, वहाँ पर आप अगर सिंचाई भी नहीं करते हैं तो सरसों की फसल में एक सिंचाई पर्याप्त है। लेकिन बहुत सारे क्षेत्रों में जहाँ पर हल्की मृदा है, मिट्टी हल्की है, भुरभुरी है, वहाँ पर अगर सिंचाई की आवश्यकता है तो वह सिंचाई जब आपका थोड़ा सा मौसम खुलने लग जाता है, यानी हम लोग ये कहते हैं कि 25 दिसंबर से 15 जनवरी के मध्य में सिंचाई नहीं करें, और इस समय 15 जनवरी से ऊपर का समय हो गया है, तो अब जैसे ही मौसम खुलता है अगर आवश्यकता है तो फली में दाना बनते समय आप एक सिंचाई और कर सकते हैं। लेकिन इससे अधिक अगर आप सिंचाई करते हैं तो वह फसल में आगे चल के कीट रोगों के प्रकोप को बढ़ाता है। ख़ास तौर से मैं यहाँ पर उन क्षेत्र के किसानों को सलाह देना चाहूँगा जो लोग फव्वारा विधि से सिंचाई करते हैं सरसों की फसल में, वो लोग थोड़ा सा यह ध्यान रखें कि चूँकि सफ़ेद रोली इस समय जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा उसका प्रकोप कम होने लग जाएगा। लेकिन अगर आपने बार बार फव्वारे चलाए हैं पानी के लिए तो उससे रोग की वापस अधिकता बढ़ने लग जाती है और उनमें फली के स्थान पे वो विकृत बन करके, उनके अंदर स्टैग हेड बन करके और फसल के अंदर बहुत अधिक नुकसान होने लगता है, तनागलन का भी प्रकोप बहुत अधिक होने लगता है। तो इस समय जैसे ही मौसम खुलता है तो आप सिंचाई अगर आवश्यकता हो तो एक सिंचाई और कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बात करें सिंचाई प्रबंधन हो गया, रोग की भी हमने बात कर ली। सरसों फसल में एक बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला कीड़ा लगता है जो कि इंसानों को भी परेशान करता है। हम बात कर रहे हैं चेपा की। चेपा के लिए या चेपा के निदान के लिए किसानों को क्या करना चाहिए और ये किस तरह नुकसान पहुंचाता है, इसके नुकसान की तीव्रता क्या है, ये भी बताइए। किसान भाइयों, चेपा, माहू या एफिड जो एक कीट है, यह एक रस चूसक कीट है, बहुत ही अधिक कोमल शरीर का कीट होता है और यह हमारे इस क्षेत्र में पाया भी नहीं जाता है, परंतु यह अधिकतर जो है कीट ये ठंडे प्रदेशों से और उत्तरी पश्चिमी दिशा से खेत के अंदर प्रवेश करता है। शुरुआत में किनारे के पौधों के ऊपर रहता है और किनारे के पौधों से धीरे धीरे पूरे खेत में फैलने लगता है। इसके लिए जो मौसम रहता है उसमें कई बार जैसे बदली युक्त, यानी जैसे बादल छाए हुए रहते हैं, हल्की मावठ की अंदेशा रहता है, उस समय चेपा का प्रकोप शुरू हो जाता है और धीरे धीरे जब तापमान हल्का हल्का बढ़ने लगता है इसका प्रकोप भी तेज़ी से बढ़ने लग जाता है। तो शुरुआत में आप प्रबंधन करने के लिए एक खेत के किनारे किनारे की तरफ, बाहर की तरफ से जहाँ जहाँ पर आपको चेपा युक्त कोई टहनी दिखाई दे रही है और आपको यह भी पता होगा कि चेपा अधिकतर जो शरीर पौधे का सबसे कोमल भाग होता है, यानी पुष्पवृंत जहाँ पे होता है, फूल होता है, वहाँ पर लगा रहता है, तो वहाँ से आप इन टहनियों को तोड़कर जहाँ पर चेपा दिखाई दे रहा है उनको टहनियों को तोड़ के एकत्र करके मिट्टी में दबा दें ताकि इनकी संख्या में वृद्धि नहीं हो सके। परंतु अगर आपको लगता है कि बहुत अधिकता से चेपा फैला हुआ है और टहनियाँ तोड़ने में अधिक नुकसान होने की संभावना है, तो ऐसी अवस्था के अंदर आप फिर किसी भी एक हल्के कीटनाशक का, जिसके अंदर ख़ास तौर से ऑक्सीडोमेटोन मिथाइल है या डाइमेथोएट है, यह 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना करके इसका आप छिड़काव कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी जानकारी मैं किसान भाइयों को देना चाहूँगा वह यह है कि चेपा या माहू के नियंत्रण के लिए कभी भी थाइमेथोक्सोम, इमिडाक्लोपिड नामक जो बहुत अधिक तेज़ कीटनाशक हैं इनका प्रयोग नहीं करें, चूँकि इनके कीटनाशकों के प्रयोग करने से मधुमक्खी के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है। और जैसा कि आपको पता है कि मधुमक्खी परागण क्रिया द्वारा सरसों की फसल के अंदर जो उपज है उसके अंदर वृद्धि करती है, तो हमारे को मधुमक्खी को भी बचाना है। अतः कभी भी थाइमेथोक्सोम, इमिडा और उससे अधिक तेज़ कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करें, हल्के कीटनाशकों का प्रयोग करें। और हमेशा जब भी आप छिड़काव करते हैं माहू चेपा के लिए तो यह छिड़काव आप सायंकाल के समय लगभग 4 से 5 बजे के बाद में करें, जिससे कि मधुमक्खी खेत में फूलों को छोड़ करके अपने घरों की तरफ चली जाती है। इस समय छिड़काव करने से मधुमक्खी के ऊपर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है और साथ ही अगले दिन मधुमक्खी फिर से खेत में आ जाती है। तो यह भी सावधानी हमारे किसान भाइयों को रखने की बहुत ज़रूरत है। जी डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। किसानों को क्या करना चाहिए कि साथ साथ क्या नहीं करना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अब बात करें सावधानियों में, तो पाला पड़ने की यदि संभावना हो तो किसानों को किस तरीके की सावधानी रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए, बताइए। सरसों की फसल में आप सिंचाई इस समय नहीं करें, पाले से बचाव करेंगे, परंतु उसके साथ साथ आपको तनागलन रोग और सफ़ेद रोली रोग की वजह से अधिक नुकसान हो जाएगा। तो सिंचाई का प्रबंधन सरसों की फसल में पाला पड़ने की संभावना होने पर नहीं करें। जो ज़रूरत है सबसे अधिक वह यह है कि आप
अगर आपको लगता है कि फसल को बचाव करना है तो आपको थायो यूरिया एक रसायन आता है, जिसे आप 500 ग्राम 500 लीटर पानी में मिला करके प्रति हेक्टेयर की दर से अगर आप छिड़काव करते हैं तो लगभग 10 से 15 दिन तक पाले की जो संभावना रहती है या पाला पड़ भी जाता है तो उससे फसल का बचाव हो जाता है। यानी कि अगर आप थायो यूरिया का छिड़काव करते हैं तो खड़ी फसल में आपको सल्फर भी मिलता है, यूरिया भी मिलता है और साथ ही फसल के अंदर, सरसों की फसल के अंदर आपका पाला से भी बचाव हो जाता है। इसके अतिरिक्त एक रसायन और भी है जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं। उसका सांद्रण लगभग 0.1% 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से अगर घोल बना करके, लेकिन थोड़ा सावधानी से आपको घोल बनाना पड़ेगा। इसका छिड़काव भी अगर आप करते हैं तो इससे भी आपका पाले से बचाव हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात कि पाले से अगर बचाव करना है तो सरसों की फसल में सिंचाई प्रबंधन हमें नहीं करना है, लेकिन आपने बहुत ही अच्छी जानकारी, कीट रोग प्रबंधन की बात करें या फिर उन्नत कृषि क्रियाओं की बात करें या सिंचाई प्रबंधन की बात करें, आपने सरसों की फसल में क्या कुछ किसानों को करना है बताइए। चलते चलते आप किसानों से क्या कुछ कहना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहें तो बताइए। किसान भाइयों, तिलहनी फसलों में सरसों हमारे प्रदेश की एक प्रमुख फसल है और इस फसल से बहुत अधिक किसान भाइयों की आर्थिक व्यवस्था जुड़ी हुई है। अतः इस फसल से अधिक मुनाफा लेना हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक मुनाफा लें और इस हेतु अगर आप समय पर कीट रोग प्रबंधन कर पाते हैं, यानी इस समय अगर आपने एक छिड़काव कार्बेंडेजिम का या सफ़ेद रोली होने पर रिडोमिल का, साथ ही सिंचाई प्रबंधन यानी अधिक सिंचाई नहीं करनी है और आपको अगर माहू चेपा का प्रकोप दिखाई दे रहा है तो आपको शुरुआती अवस्था में एक छिड़काव रोगोर का अगर आप खेत के किनारे किनारे से कर देते हैं तो ये कुल मिलाकर के 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको इस समय अगर हम ध्यान रख लेते हैं तो हमारी फसल से अच्छा फ़ायदा, अच्छा मुनाफा हम लोग ले सकते हैं। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी डॉक्टर पंकज शर्मा आपने हमें दी है कि सरसों की फसल में क्या उन्नत कृषि क्रियाएं किसानों को करनी है, समसामयिक गतिविधियां क्या रहेंगी और किस तरीके से किया जाए कीट रोग प्रबंधन। आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसान भाइयों को राम राम। किसान भाइयों, हमें पूरा विश्वास है कि आज के कार्यक्रम में सरसों फसल से जुड़ी हुई सभी जानकारियों का लाभ उठाते हुए आप अपनी सरसों की फसल को कीड़े बीमारियों से तो बचाएंगे ही साथ उन्नत कृषि क्रियाओं को अपनाते हुए अच्छा उत्पादन भी लेंगे। आप कृषि दर्शन में क्या कुछ नया देखना चाहते हैं, इसके लिए आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। और चलते चलते हम अपना मूल मंत्र दोहराएंगे कि मेहनत का नहीं है कोई भी विकल्प, किसान की उन्नति कृषि दर्शन का संकल्प। इसी संकल्प के साथ दीजिए चंचल को आज्ञा। जय हल, जय हलधर।